अस्सलाम वालेकुम, आदाब। एक बार फिर खैर मकदम है आपका पेन ऑनलाइन पर। जैसे कि आपको पता है कि लास्ट टाइम जो सैटरडे को हमने प्रोग्राम किया था, वो था डोमिसाइल लॉ से रिलेटेड। और डोमिसाइल लॉ आपको जैसे पता है कि एक नया कानून लाया गया है जिसमें जो कश्मीर के जो बाशिंदगान हैं, उनको खदशात है कि उनके जो राइट्स हैं, उनको इफ़ेक्ट होगा। तो इस लॉ को जानने के लिए जिसके मुतल्लिक जैसे कि सोशल मीडिया पे देखा जा सकता है, जैसे कि अखबारों में पढ़ा जा सकता है कि लोगों में बहुत सारे खदशात हैं कि ये है क्या? इसके जो असरात हैं, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, वो क्या होंगे कश्मीर के बाशिंदगान के लिए? तो इसी लॉ को जानने के लिए, इसके मुख्तलिफ पहलुओं पे बात करने के लिए हमने जम्मू कश्मीर रियासत के मुख्तलिफ तबक़ात से, मुख्तलिफ हिस्सों से एक पैनल तश्कील दिया है और उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये लॉ है क्या और इसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे हम बात करेंगे। तो इन्हीं शख्सियात को आपके सामने इंट्रोड्यूस करने के लिए मैं अब रुजू करूँगा अपने साथी तौसीफ साहब। तौसीफ साहब प्लीज़। शुक्रिया ताहिर साहब और अस्सलाम वालेकुम हमारे साथ सारे जुड़ने वालों का और आप सबका इस्तकबाल है। बिल्कुल, जैसा ताहिर साहब कह रहे थे कि ये जैसा हमने पिछले हफ्ते भी बात करी थी, ये मौज़ू जो डोमिसाइल लॉ का है, ये इतना वसी है और ये इतना अहम है कि इसको बस एक ही पैनल डिस्कशन या एक ही सेशन में इसके साथ इंसाफ नहीं हो सकता या जो इसके साथ पहलू जुड़े हैं, उन पे बात नहीं हो सकती है क्योंकि इट नीड्स अ वेरी बिग डिस्कशन। आज इसी तरीके से हम लोग फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं वही पुराने हफ्ते का फॉलो अप और यहाँ पर फिर से कोशिश यही रहेगी कि हमारी सोसाइटी, हमारे समाज के जो मुख्तलिफ तबकाजात हैं, मुख्तलिफ खित्ते हैं, उनमें हम देखे जाएँ कि क्या पनप रहा है, उनकी क्या राय है इस चीज़ के मुतल्लिक, उनके क्या खौफ और उनकी क्या उम्मीदें हैं अगर हम डोमिसाइल लॉ की बात करें। तो इसी चीज़ पर अब हम लोगों को एजुकेट करने के लिए आज हमारे पैनलिस्ट और हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे मसर्रत हो रही है आपको उनका इंट्रोडक्शन देते हुए। सबसे पहले हमारे साथ अनुराधा जी जुड़ी हुई हैं। अनुराधा बसीन कश्मीर टाइम्स अखबार की एडिटर हैं और एक तज्ज़िया निगार हैं। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुज़फ़्फ़र शाह। मुज़फ़्फ़र शाह जैसा कि आप जानते हैं अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट हैं और जो ऑटोनॉमी 370, 35A इन सारे मसाइल पर वो काफ़ी वोकल रह चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी केसेस लड़ रहे हैं इस चीज़ के खिलाफ। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं श्याम प्रसाद केसर जी, जो कि सीपीआईएम से जुड़े हुए हैं, ये रियासी से हैं और ये जम्मू कश्मीर पेंशनर्स वेलफेयर फेडरेशन के भी बानी हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं किश्तवाड़ से मोहम्मद असलम मलिक। मोहम्मद असलम मलिक साहब जो हैं ये जम्मू कश्मीर पुलिस से वाबस्ता थे, एज़ एसपी रिटायर हुए हैं और रिटायरमेंट के बाद ये गांधी ग्लोबल फैमिली और कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। तो आप सबका खैर मकदम है आज के हमारे प्रोग्राम में और उम्मीद है कि हम फिर से अपने लोगों को फर्दर एजुकेट कर पाएंगे और हम अपने लोगों को एक पल्स दे पाएंगे कि हमारे समाज के जो मुख्तलिफ तबकाजात हैं, मुख्तलिफ खित्ते हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, वो इस चीज़ के बारे में क्या समझते हैं और आगे की आगे का कैसा रद्द अमल रहने वाला है। सो विदाउट फर्दर अड्यू और डिले, मेरा पहला सवाल मुजफ्फर शाह साहब को होगा। मुजफ्फर साहब, मुझे एक बात बताएं, अगर हम जनरली बात करें डोमिसाइल लॉ की, तो वीजा वी डोमिसाइल लॉ, वेयर डू वी एज अ सोसाइटी स्टैंड राइट नाउ, हम कहाँ खड़े हैं डोमिसाइल लॉ के तनाजुर में अभी? देखिए, जहां तक डोमिसाइल लॉ का ताल्लुक है, इसको मैं सिंपल प्लेन लैंग्वेज में आपको बता दूं और आपकी वसादत से आज पूरा ऑलमोस्ट यू आर कनेक्टेड टू द होल वर्ल्ड। हमारे लिए डोमिसाइल लॉ, ये जो जो हम हमारी जबान में इसको बोला जाता है, दैट्स द स्टेट सब्जेक्ट लॉ। आवर स्टेट सब्जेक्ट लॉ इज एज ओल्ड एज 1927 और हमको ये उस लॉ के तहत आई हैव मुझे प्रोटेक्शन दी गई है टू माय प्रॉपर्टी, टू माय जॉब एंड टू एवरीथिंग, टू माय लैंड। एंड आज अब जब ये डोमिसाइल लॉ आप ला रहे हैं, जी। ये किसके लिए ला रहे हैं? क्या है? हम तो ऑलरेडी डोमिसाइल यहाँ के हैं, सदियों से चले आ रहे हैं और अब आपने डोमिसाइल लॉ लाया है। ये ना तो जम्मू में एक्सेप्टेबल है, ना लद्दाख इसको एक्सेप्ट करता है और कश्मीर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। बिल्कुल। और आप बता रहे हैं आज मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे करीब 6 से 7 लाख, ऑलमोस्ट 7 lakhs, इट इज क्रॉसिंग 7 lakhs ऑल्सो, हमारे पास बेरोजगार नौजवान बच्चे और बच्चियां हैं।
जब उनके लिए मेरे पास जॉब्स नहीं है, आप किस तरह जो मेरे यहाँ पे काम कर रहा है, बाहर से आया हुआ, मेरा जहां से भी हमारे मुल्क से कहीं से भी आया हुआ आदमी हो, जो यहाँ पे 7 साल रहा हो, 10 साल रहा हो, जो भी आप इसके कानून बना रहे हैं, और आप उसको कह रहे हैं कि आप ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले लीजिए, अगर आप 10-15 साल यहाँ रहे हैं, यू कैन गो एंड अप्लाई फॉर जॉब्स इन क्लास 3, 4, 5। तो जो मेरे यहाँ पे ऑलरेडी 6-7 लाख नौजवान बेकार बच्चे और बच्चियां हैं, वो कहाँ जाएंगे? वेयर विल दे गो? और ये डोमिसाइल लॉ का कुछ कोई मायने ही नहीं है। व्हाट इज हैपनिंग टुडे, अनफॉर्चुनेटली आज ये मेरा जम्मू का भाई भी समझ गया, मेरा लद्दाख का भाई भी समझ गया, कश्मीर तो पहले ही समझ रहा था कि भाई ये कुछ नहीं है। इसमें बेसिकली यू वांट, अनफॉर्चुनेटली the BJP government today wants to change the demographic structure of one of the oldest states in this subcontinent, that is the Jammu and Kashmir state. They want to change the demography of this state. That's about all. Simple plain terms में ये माना जाएगा। और आज आवाज उठी है जम्मू से लोग इस वक्त दौड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, लद्दाख तैयारी कर रहा है जाने को, इसी तरह कश्मीर भी चला जाएगा। आज वो कह रहे हैं कि नो, हमसे जो वादे किए गए थे, बीजेपी ने जो वादा हमसे किया कि हम यहाँ नदियां बहा लेंगे दूध की, हम सड़कें यहाँ बना लेंगे सोने की, हम यहाँ पे जॉब्स को प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेंगे, आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, आपकी एजुकेशन को प्रोटेक्ट करेंगे। आज तो वैसा कोई चीज नहीं है। और यहाँ का हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कश्मीरी पंडित, हमारा बौद्ध भाई आज ये समझ रहा है कि नहीं, ये तो कुल्हाड़ी मेरे 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 पांव पे आ रही है इस वक्त। माई जॉब इज एट दिस टाइम ऑन द लाइन। कल को आप बोलेंगे ठीक है, आज आपने हमको डोमिसाइल, ये आपने सर्टिफिकेट दे दिए, अब आप अगले 4-5 साल के बाद आप बोलेंगे ओके नाउ यू विल हैव टू, जो भी यहाँ रहा है उसको राइट है टू द लैंड, टू द प्रॉपर्टी। दिस इज व्हाट वाज प्रोटेक्टेड अंडर द स्पेशल स्टेटस। ये प्रोटेक्शन थी हमारी। थैंक यू सो मच मुजफ्फर शाह साहब, आपके जो अपने ख्यालात हमारे साथ शेयर किए। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अनुराधा जी से सवाल करना चाहूँगा कि अनुराधा जी, आप हमें बताएं कि अभी तो जो सिचुएशन है, जैसे मुजफ्फर शाह साहब ने बताया कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, तो फ्रॉम द लीगल पर्सपेक्टिव जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, इसको कैसे वो काउंटर कर सकते हैं? क्या कोई पीआईएल या कोई लीगल मेजर ऐसा है कि जो लिया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से या किसी और के ज़रिए से, कि इसको काउंटर किया जा सके या इसके जो असरात हैं उनको मिनिमाइज़ किया जा सके? इसमें ऐसे है कि लीगली तो ये चैलेंज किया जा सकता है, बल्कि डोमिसाइल लॉ क्या, जो जिस तरह से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 और रीडिंग इट डाउन जो हुआ था, या जो आर्टिकल 35A स्क्रैप हुआ, जिस तरह से स्टेट को रीऑर्गेनाइज किया गया एक बहुत अनडेमोक्रेटिक तरीके से, क्योंकि उसमें लेजिस्लेचर इन्वॉल्व नहीं थी, लोगों की कोई शुमालियत नहीं थी, वो सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन जो कि एक पार्लियामेंट के ज़रिए थोपा गया, वो भी एक ऐसी चीज़ है जो चैलेंज की जा सकती थी और चैलेंज हुई है। लेकिन जिस तरह से कोर्ट्स इस वक्त इंडिया में लिटिगेशंस का जो सिलसिला चल रहा है, जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है ऑफ द डे, उसके अगेंस्ट कोई फैसले नहीं कर रहे हैं, या कोर्ट इस किस्म की लिटिगेशंस को डिले कर रहे हैं, जिस किस्म के कई वर्डिक्ट्स आए हैं, उसमें मुझे लगता है एक बहुत मुश्किल लड़ाई है, एक बहुत मुश्किल लीगल बैटल है, कि जहाँ पे एक द कोर्ट्स स्टॉप फंक्शनिंग एज एन इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन and become a virtual arm of the executive। उसमें एक बहुत ये दिक्कत पेश आती है कि कोई भी अपनी सुनवाई एक अनबायस्ड मैनर में किस तरह करवा सकता है।
जैसे आर्टिकल 370 पे भी लिटिगेशन हुई, आज तक तो वो हियरिंग, एक आध हियरिंग हुई, वो एडजर्न होते गए, और कोई ऐसी उसमें डिस्कशंस भी नहीं हुई कोर्ट के अंदर। सिर्फ उन्होंने कहा ये इम्पोर्टेंट मुद्दा नहीं है, तो उसको आप पुश करते गए। एक तरह से जब वो पेंडिंग है और उसके बाद ये डोमिसाइल रूल और बहुत सारे जो जम्मू कश्मीर के लॉज हैं उनको अमेंड किया गया या रिपील किया गया। और सिर्फ मैं समझती हूँ एक डोमिसाइल रूल की बात नहीं है, क्योंकि डोमिसाइल जो रूल लॉज जो हैं वो कनेक्टेड हैं आपके जॉब से। एक बहुत बड़ा मुद्दा है लैंड का, जो लैंड की सेल है, लैंड की ओनरशिप है, उसके लिए तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की भी जरूरत नहीं है, दैट इज ओपन टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए। जी अनुराधा जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर एजुकेटिंग अस ऑन दिस। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा आपसे कि ये जब डोमिसाइल लॉ की हम बात करते हैं, इसमें अगर इंडिया का हम देखें कि काफ़ी जगह हैं जहाँ पर ये रिजर्वेशंस या रेस्ट्रिक्शंस हैं इन द शेप ऑफ डोमिसाइल लॉज। फॉर एग्जांपल अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें, या ऐसे ही कुछ रीजन से, फॉर एग्जांपल स्वराष्ट्र है या बाकी है, इज दिस लॉ जो जम्मू कश्मीर में लाया गया है उससे कुछ डिफरेंट है ये, या उससे लाइक इट्स जस्ट डोमिसाइल लॉ इन द नेम, बाकी वो डेमोग्राफिक चेंज जो कहा जाता है या लोगों को फ्री विल दी गई है कि आने की, बस जाने की, उनसे कुछ डिफरेंट है ये? एक तो डिफरेंस, सबसे पहले बुनियादी डिफरेंस ये है कि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री अलग थी, जी और जिस हालात में और जिन सर्कमस्टांसेस में जम्मू कश्मीर का एक्सेशन हुआ इंडिया के साथ, वो बहुत मुख्तलिफ है। दूसरा, अगर सिमिलैरिटी किसी तरह से ड्रॉ करें बहुत ज़्यादा, काफ़ी हद तक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो डोमिसाइल लॉ है, वो डोमिसाइल लॉ वाज मोर लाइक जो यहाँ पे पहले जो प्रेवलेंट सिस्टम ऑफ परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट होता था, वो उसके इक्विलेंट है। वहाँ पे बाहर के लोगों को सेटल नहीं किया नहीं आ सकते हैं, उनके लिए जॉब्स नहीं है, उनके लिए लैंड नहीं है, बल्कि एंटर करने के लिए भी इन लॉट ऑफ एरियाज यू नीड अ परमिट फॉर एनी इंडियन सिटीजन। a permit is required to enter those areas. तो ये मेरे ख्याल है एक डिफरेंट यार्डस्टिक से जम्मू कश्मीर को देखा जा रहा है। जहाँ तक एक नेबरिंग स्टेट हिमाचल में डोमिसाइल लॉ है, वहाँ पे भी डोमिसाइल जो है वो उनको बिजनेस इन्वेस्टमेंट की लोगों को इजाज़त है, और अगर वो 15 साल और लैंड लीज पे मिलती है, अगर वो 15 साल पे वहाँ बसते हैं, वो कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सोसाइटी को, देन दे आर एलिजिबल फॉर डोमिसाइल। तो एक ऐसा सिलसिला बना। और यहाँ पे जो आप कर रहे हैं, आपने डोमिसाइल लॉ यहाँ आज इंट्रोड्यूस किया, और एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जो लोग यहाँ रह चुके हैं, कोई कट ऑफ डेट नहीं है, जो 70 साल पहले भी रहते थे, शायद उससे पहले भी रहते थे, अब किस किस्म का ये सिस्टम बनाने वाले, बिकॉज द रूल्स देमसेल्व्स आर वेरी वेग। तो ये एक बिल्कुल। जैसा कि सब लोगों को भी फील हो रहा है कि ये इसमें काफी ज्यादा वो ग्रे जोन है, एम्बिग्यूटी है, क्लैरिटी नहीं रखी गई है। एंड अगर देखें कि प्रेवलेंस ऑफ कंफ्यूजन लोगों में काफी ज्यादा है, खौफ, खतरा, वो सब चीजें छोड़ें, लोग अपने आप में कुछ कंफ्यूज्ड हैं कि ये है क्या। कोई सेक्शन कह रहा है कि लाइक इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है, इसकी इम्प्लीकेशंस क्लियर नहीं है। इवन एनालिस्ट भी काफी चीजों पर अभी ऐसे ही हैं क्योंकि थिंग्स हैवंट बीन क्लैरिफाइड। सो वो है। अभी मैं आना चाहूंगा श्याम प्रसाद जी के पास। श्याम प्रसाद जी, अगर हम बात करते हैं डोमिसाइल लॉ की, आपकी पार्टी जो है CPIM, या आप पेंशनर्स के साथ भी वाबस्ता हैं, आप लोगों का ज्यादा काम या फोकस ट्रेडर्स, वर्कर्स, वर्क रिलेशंस, उनकी तरफ रहता है। एक दूसरे टेंजेंट पे अगर बात की जाए, अगर ये डोमिसाइल लॉ फुली एग्जीक्यूट होता है कश्मीर में, जो कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन जगहों की बात करेंगे, इसका जो नेटिव वर्कर है, नेटिव लेबरर है, वो लेबरिंग क्लास पे कितना इसका इम्पैक्ट आ जाएगा?
If you could unmute him. श्याम प्रसाद जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है, शायद कुछ टेक्निकल स्नैग है। ओके जी, आपकी आवाज तो आ रही है। आवाज आ रही है? जी जी जी, आ रही है। ठीक है, थैंक। तो मैं ये कहूंगा कि अगर थोड़ी सी हिस्ट्री को देखें तो 92, जैसे साथियों ने कहा कि 1927 में ये कानून बना था, और उस वक्त एक कानून भी कश्मीर के पढ़े लिखे कश्मीरी पंडित जो के कहने पर जॉब की प्रोटेक्शन के लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था। अगर ये लॉ उस वक्त रेलिवेंट था तो आज कैसे इररेलेवेंट है? मैं समझता हूँ कि आज तो ज्यादा रेलिवेंट है ये। फिर जब इसका जम्मू कश्मीर का एग्रीमेंट हुआ, एक्सेशन का एग्रीमेंट हुआ, उसमें भी 3 बातें रखी गई। गवर्नमेंट पर इंडिया के सब्जेक्ट में 3 बातें वहां रखी गई, बाकी सब्जेक्ट स्टेट के पास थे। और जम्मू कश्मीर के लोगों ने जो अलग था हिंदुस्तान के साथ, वो आम बाकी रियासतों की तरह नहीं था। वो इनकी कुछ और अलग शर्तों पर होता जाए, कुछ कंडीशन थी, उन कंडीशनों पर किया था। हिंदुस्तान की सरकार की तरफ से वहां की जो सेकुलर कांग्रेस की लीडरशिप थी, उन्होंने कुछ वायदे किए थे, लेकिन आज उन सारे वायदों को तोड़ा गया। सारी बातें जो है ये जो भी एग्रीमेंट है उसको एक तरफ रखकर टेक्निकली जो होना चाहिए, जो ढंग है वो नहीं अपनाया गया। और मैं तो समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ दिल्ली सरकार ने धोखा किया है। और आज की जो सरकार है बीजेपी आरएसएस की, ये हम देखें जब 53 में भी इनका, तब 53 से पहले ही इनके थी वो स्लोगन था, में एक बड़ा स्लोगन था कि एक निशान, एक विधान, एक प्रधान। और उसी वो एजेंडा इनके साथ चल रहा था और उसी एजेंडे को पूरा करने की कोशिश की है। और ये जिस दिन ये लागू हुआ था, मैं शॉर्ट में बात करूंगा, जिस दिन ये कानून बना था डोमिसाइल वाला, लोगों में इतना था जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों में कि 2 दिन के बाद सरकार को उसमें अमेंडमेंट करनी पड़ी थी। आप पूछ रहे हैं कि लोगों में क्या महसूस करते हैं? लोगों में बिल्कुल गुस्सा है, जम्मू में भी, कश्मीर में और लद्दाख में। उसी प्रेशर के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2 दिन के अंदर उसको अमेंड करना पड़ा। उसकी अमेंडमेंट में वो जो क्राइटेरिया था उसको तो उन्होंने अमेंड नहीं किया है, मोटी बातें, बेसिक बातें थी, अमेंड नहीं किया है। आज भी वो बेसिक बातें जो 3 रखी हैं उन्होंने क्राइटेरिया की, 7 साल वाला, 10 साल वाला, 15 साल वाली जो बातें रखी है, तो आज। और दूसरी बात यह है कि हमारी जम्मू कश्मीर जो स्टेट है, जहाँ इंडस्ट्री तो है ही नहीं, ना प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री है और ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जहाँ पब्लिक सेक्टर की तरफ से कोई बड़े प्रोजेक्ट लगाए हैं, और जहाँ का नौजवान बिल्कुल बेकार है। और सबसे बड़ी एक बात ये भी है कि जब इस महामारी से सारी दुनिया लड़ रही थी, तो इसी वक्त इनको क्या पड़ी थी कि इसी वक्त ये कानून लाने की जरूरत थी। ये मैं समझता हूँ बड़ा धोखा है। और ये सरकार, जो दिल्ली की सरकार जो बैठी हुई है, इसने इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। जहाँ जैसे कि आपने फरमाया कि मेरा थोड़ा ट्रेड यूनियन मूवमेंट से भी मेरा संबंध है, तो मैं कहूँगा कि इन्होंने, हिंदुस्तान की ट्रेड यूनियन मूवमेंट ने लड़कर जो कानून, लेबर लॉज लागू करवाए थे देश में, जो थोड़ा बहुत रिलीफ जहाँ की वर्किंग, हिंदुस्तान की वर्किंग क्लास, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर की वर्किंग क्लास को कुछ रिलीफ देते थे, उनको ही इन दिनों बदल दिया। और वो उन्हें भी बदलने के लिए कोई पार्लियामेंट में नहीं गए। यूपी की सरकार ने तो कोई एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कर लिया, मध्य प्रदेश की सरकार है, गुजरात की सरकार है, और जहाँ तक कि ये जो दूसरी सरकारें भी है दूसरी पार्टियों की, वो भी उसी लाइन में खड़ी है। काम के घंटे जो थे 8 घंटे होते थे काम के, इन्होंने तो 12 घंटे काम कर लिया, और उसकी जो उजरत है वो वहीं की वहीं रखी, उल्टा कम करने की कोशिश कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनका डीए जो इन्होंने फ्रीज कर लिया। तो मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के साथ तो इनका सुतीला सलीक है ही है। ये तो तब से ही कर रहे हैं, तब से ही कर रहे हैं। इनको बड़ी परेशानी उन दिनों लगी थी जहाँ जम्मू कश्मीर में ये जो था जमीनों के हकूक की बात चली थी, जब जहाँ लैंड टू टिलर की बात हुई थी, जब उस वक्त की सरकार ने जब लैंड टू द टिलर दिया, तो उसी वक्त जम्मू कश्मीर का जो जागीरदार था, या देश का जागीरदार था, उन पार्टियों में बैठा हुआ रूलिंग
क्लासेज में बैठा हुआ था, उसको बड़ी तकलीफ हुई थी। मैं समझता हूँ कि जहाँ 53 में जो भी हुई थी उसका उसी बात का जो यहाँ लैंड टू टिलर दिया गया था। तो ये बड़ी एक जम्मू कश्मीर के साथ हिंदुस्तान की किसी ने नहीं उठाया गया था, यही पहला कदम। तो बाद में कुछ रियासतों ने किया, जा लेफ्ट फ्रंट की सरकारों ने कहीं स्टेटों में किया, लेकिन हमारी जहाँ जम्मू कश्मीर पहली स्टेट थी जिसने वो उठाया था, और इसकी परेशानी उन लोगों को हुई थी, और उसी के नतीजे में जहाँ सरकार जो थी पलटी गई थी, बहाने कुछ भी लगाए। तो हम तो मैं तो यही सकता हूँ कि आज जो है ये इसका बहाना लेकर कर रहे हैं, और जम्मू कश्मीर के लोगों को लद्दाख, जम्मू कश्मीर लद्दाख लोग जो है सारे में गुस्सा है। आज जम्मू की बात करते हैं, जब लद्दाख की बात करते हैं, लद्दाख में भी एरिया तो ज्यादा है, पॉपुलेशन कम है, तो इनकी नजर है, लालची नजर है वहाँ की जमीन पर भी। और इसी तरह कश्मीर तो जिस तरह साथी ने कहा कि नाराजगी गा बहा जाहिर करता ही रहता है, लेकिन आज जम्मू में भी जिस तरह की इस कानून के खिलाफ रिजेंटमेंट है, आज नौजवान, आप सोशल मीडिया देखिए, बाकी तो ये जो प्रेस या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो ये सरकार के इशारे पर चल रहा है, ये तो लोगों की राय की तो नुमाइंदगी नहीं करता है। लेकिन अगर आप ग्राउंड में रखें या सोशल मीडिया में देखें तो जम्मू का नौजवान भी परेशान है, भरा हुआ है सोशल मीडिया इस कानूनों के खिलाफ। जहां तक कि क्लास 4 की पोस्टें जो है उसमें भी कंपटीशन के लिए जो नए रेजिडेंट है डोमिसाइल के तहत, कल कोई तमिलनाडु का, कोई कल केरला का, कोई कल दूसरी स्टेट का भी कोई क्लास 4 की पोस्ट के लिए, क्योंकि नया रेजिडेंट बन गया, उसके किसी ने अगर जहां आर्मी में नौकरी की होगी 10 साल, उसका बच्चा जहाँ 10th 12th के एग्जाम में अपीयर होगा तो वो भी यहाँ कंपटीशन में बैठेगा। तो यहाँ जम्मू कश्मीर का वो तो क्लास 4 की नौकरी में भी उनको कड़ा कंपटीशन करना पड़ेगा। एक तो तरफ बात यह है कि सरकारी नौकरियां एक तरफ तो है ही नहीं, जो थोड़ी बहुत है वो भी उससे उसे महरूम किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो भी सरकार की नीतियां हैं, चाहे वो डोमिसाइल लॉ के मतलब हो, चाहे मजदूरों के हक की, मजदूरों की बात करते हो, ये सारी की सारी अवाम दुश्मन है, ये एंटी वर्किंग क्लास है। और इसके लिए हमारी जम्मू कश्मीर की जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट है वो हिंदुस्तान की ट्रेड यूनियन मूवमेंट के तरफ से जितनी भी कॉल्स पिछले दिनों भी आई, इन दिनों भी आई, देश की बड़ी 10 ट्रेड यूनियन है हमारे देश की, बीजेपी की भी एक ट्रेड यूनियन है, उसको छोड़कर, बीएमएस को छोड़कर जितनी ट्रेड यूनियन हिंदुस्तान की है, इन दिनों में उन्होंने कॉल दिया। और जम्मू कश्मीर की ट्रेड यूनियन मूवमेंट जो है उसी से जुड़ता हुआ, उसी से सपोर्ट करता हुआ, वो हमारी सपोर्ट करते हैं, हम उनकी सपोर्ट करते हैं, उसका हिस्सा होते हुए इस लड़ाई में पहली कतार पर खड़ा है। जी जी। और जितने भी सवाल हैं इन सभी पर हम कड़ी टक्कर देंगे। जी जी। श्याम प्रसाद जी, बिल्कुल जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो हमारे हकूक है, जो कश्मीर के बाशिंदगान है, जम्मू कश्मीर के बाशिंदगान, उनके जो हकूक है उनका मतलब उन पे असर हो रहे हैं, और हमारा वर्किंग क्लास भी बहुत ज़्यादा इससे असरअंदाज हो जाएगा। तो अब अनुराधा जी से अभी हमने सवाल किया कि क्या कर सकते हैं, तो हमारे काउंटर मेजर्स क्या हो सकते हैं। तो लीगली तो अभी बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अभी इट्स काइंड ऑफ एन एक्सटेंशन ऑफ एन एग्जीक्यूटिव, सो वहाँ पे कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ पे मैं मोहम्मद असलम मलिक साहब की तरफ आऊँगा, और उनसे मेरा सवाल है कि वो क्योंकि कांग्रेस पार्टी से वाबस्तगी रखते हैं, तो सियासी तौर पे क्या देख रहे हैं आप कि कैसे ऑर्गेनाइज होगी जो जम्मू कश्मीर की मुख्तलिफ पार्टियां हैं, क्योंकि अब जो इंटरेस्ट है वो एक कॉमन इंटरेस्ट है कि जो रियासत का जो कोर इंटरेस्ट है कि यहाँ के जो डोमिसाइल राइट्स है, या जो यहाँ के बाशिंदगान, जो पुश्तैनी बाशिंदगान है, उनका जो राइट है उसको सेफ गार्ड करना है। तो उस लिहाज से कांग्रेस पार्टी, या वहाँ पे जो आप जहाँ पे आप हो किश्तवाड़ में, वहाँ पे कैसा आपको लगता है कि कैसे ऑर्गेनाइज किया जा सकता है और उसको एक पॉलिटिकली इसको काउंटर किया जा सकता है? आपको अपनी माइक म्यूट करनी पड़ेगी असलम साहब। हो गया। इससे पेशतर कि मैं जनाब को आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूं, मुझे बहुत खुशी और मुसरत हुई कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस महफिल में आ जाऊं। यहाँ पर हमारे काफ़ी इम्पॉर्टेंट और इंटेलेक्चुअल आदमी जो इससे पहले से ही वाबस्ता रहे हैं,
वो आपने बुलाए हैं, इनकी महफिल में मेरा रहना सूरज को चिराग देने के बराबर है। एनी हाउ, मैंने 36 साल पुलिस की नौकरी की और पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत से, पूरी कोशिश से करके मैं एसपी के रैंक पर रिटायर हो गया। उसके फौरी बाद में कांग्रेस में ज्वाइन हुआ, वहाँ पर पीसीसीआई मेंबर हूँ। इसके साथ ही गांधी ग्लोबल फैमिली का मैं एडवाइज़र भी हूँ जम्मू प्रोविंस का। तो अब कुछ देर से मैं अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा का जो ये सीनियर सिटीजन्स ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स का चेयरमैन भी बनाया गया हूँ। तो कहीं न कहीं हमारी जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक है, इनके अपने स्पोक्समैन होते हैं, उन्हीं का बयान इसमें वैलिड होता है। मैं बतौर कांग्रेस के स्पोक्समैन के नहीं बात कर सकता हूँ। अलबत्ता किश्तवाड़ का रहने वाले के हैसियत से, एक सीनियर सिटीजन होने के हैसियत से, एक तजुर्बाकार पुलिस अफसर होने के हैसियत से मैं जनाब से कुछ गुजारिश जरूर करने की कोशिश करूँगा। इस सिलसिले में जो डोमिसाइल एक्ट के तहत आपने हमारे साथियों से पूछा, उन्होंने इस पर डिटेल रोशनी डाली। यहाँ पर मैं उसकी एडिशन में ये कहना चाहता हूँ कि हमारी स्टेट सब्जेक्ट हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले का तकाजा है। हिंदुस्तान की आज़ादी से पहले के लिए हमने स्टेट सब्जेक्ट के लिए यहाँ एजिटेशन की है और ये हकूक हमने हासिल किए थे उस वक्त के बादशाह से, क्योंकि उस वक्त भी दूसरे इलाकों से यहाँ पर आकर ज़मीनें लेते थे, कारोबार लेते थे, नौकरियां लेते थे, तो स्टेट सब्जेक्ट बन गया था। तब से लेकर अब तक, जिस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में अलग हो गए, उस वक्त भी ये एक अलग से राजवाड़े का एक हिस्सा था। ये उसका हिस्सा नहीं था जिनका उन्होंने हिस्सेदारी की है। हमारी एक ही जगह से शुरुआत हो गई कि जब इस पर कबायलियों ने हमला किया, तो उस वक्त के जो हमारे लीडरान थे, जो सरफरिस्त थे, खुसूसी तौर पर शेख महमूद अब्दुल्ला थे, तो एक रिक्वेस्ट की गई हिंदुस्तान गवर्नमेंट से कि हमें यहाँ मदद की जाए ताकि ये जंगो जदल और खून खराबा खत्म हो जाए। उस वक्त हिंदुस्तान ने खुद तस्लीम किया है, लिख पढ़ के है ये कि ये हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, हम आपको कैसे दे सकते हैं इमदाद। तो उनके साथ एक एक्सेशन हुआ कि हमारी 3 चीजें आपकी तरफ से रहेंगी, एक करेंसी, कम्युनिकेशन और फोर्स। उसके तहत उन्होंने फौज भेजी। ये जो हमारा आज़ाद जम्मू कश्मीर है, ये एक्सेशन के तहत हिंदुस्तान का एक हिस्सा बन गया और पाकिस्तान के साथ ऑक्युपाइड पाकिस्तान जो है वो उनके पास रह गया। तो उसके लिए एक फैसला हुआ कि यहाँ के लोगों से पूछकर इसका फैसला होगा, मगर 17 इलेक्शन होने के बावजूद भी आज तक इसका फैसला नहीं हुआ। अब फैसला क्या हुआ कि जिस वक्त बीजेपी की हुकूमत आ गई, तो उनका एक अपना अलग सा एजेंडा रहा है हमेशा से। खुसूसी तौर पर यहाँ के लोगों को एक अहम चीज उनकी सोच में थी कि पता नहीं दफा 370 हटने से यहाँ पर क्या क्या मिल जाएगा, जो कि ख्वाब गवर्नमेंट ने दिखाए थे, इस वक्त की गवर्नमेंट ने दिखाए थे। चलता रहा तो स्टेट को बड़ी दफा 370 को हटाना तभी मुमकिन था जब यहाँ की स्टेट की असेंबली इसके लिए मान जाती और कहती कि असलम साहब, असलम साहब,
आई एम सॉरी, मैं आपको इंटरवीन कर रहा हूँ। हमें थोड़ा ब्रीफ रहना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है पैनल बड़ा है, वक्त की किल्लत है। थोड़ा सा जो आपको ये सवाल पूछा उस पे ब्रीफ की अगर हम पिछवाड़ की बात करें वहां क्या रिएक्शन है इसका। उसमें इस वक्त की वजूहात बन चुकी हुई हैं कि आज की दौर में जबकि डोमिसाइल लॉ यहाँ पर एप्लीकेबल हो चुका है, तो सभी लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब इस चीज पर मुतफिक्र हो चुके हुए हैं कि हम किस तरीके से इकट्ठे होकर हम अपने आप को बचा सकें, अपने बच्चों के भविष्य को बचा सकें, यहाँ की जमीन को बचा सकें, यहाँ के जो हमारी अपनी एक मैशत है, अपनी जो यहाँ की बिजली पूरे हिंदुस्तान में जाती है, मगर आज हमें यहाँ की बिजली को ही कटौती करके यहाँ पर प्राइवेटाइज किया जा रहा है। सवाल यह नहीं है, सवाल यहाँ पर है, ये वो धरती है जहाँ पर हमारी एक दूसरे के साथ बहुत करीबी तल्लुकात हैं। करीबी तल्लुकात से ये बात मेरे कहने की जरूरत है कि यहाँ के सूफी संत जो हैं वो यहाँ ऐसे रहे हैं कि जो पैदा किश्तवाड़ में हुए हैं और उनकी ज़ियारतें कश्मीर में हैं। तो उनके सिलसिले में चूंकि बहुत शार्ट वाली बात करते हो, तो ऐसी सकाफत को अलग करने की एक कोशिश थी जो सभी लोगों को समझ आ चुकी है। आज की डेट में सभी लोग, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, वो सभी लोग इस चीज को समझ चुके हैं कि हमने अगर इसकी खलासी करनी है तो हमने सबने इकट्ठे होना है, और इकट्ठे होने के लिए सभी तैयार हो चुके हुए हैं। इस सिलसिले में यहाँ से मुख्तलिफ जमातों की तरफ से, मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में भी PILs दाखिल हो चुकी हुई हैं, मगर उसका अभी ना ही कोई उम्मीद है कि उसका निकलेगा कोई हल। अगर निकलेगा भी तो कब निकलेगा उसका कोई पता नहीं है। मगर हमने ये एक फैसला कर चुके हैं कि जो हम जम्मू कश्मीर के तमाम अवाम हैं वो इस चीज से बहुत नाला हो चुके हुए हैं कि हमारी हकूक को बिल्कुल तलफ करके, हमारी हकूक को, हमारी हैसियत को खत्म करके यहाँ के डोमिसाइल को लाकर हमारे बच्चों को इस चीज से महरूम किया जा रहा है कि वो यहाँ नौकरियां हासिल कर सकें, क्योंकि ये इलाका बहुत पिछड़ा है। यहाँ मड़वा, वर्डवन, दक्षिण पाडर वगैरह, अगर मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, वहां पर तो इंटरनेट इस वक्त भी नहीं है। यहाँ पर आज भी हम 2G से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमें ऐसी हालात हो चुकी हैं, हमें कहते हैं कि उससे मुकाबला करो जहाँ 4G चल रहा है, और उनसे मुकाबला करो जो पूरे एजुकेशन हमारे से बहुत ज्यादा आगे हैं। लिहाजा हमें अगर अपने आप को बचाना है तो सबको बचाने के लिए एक ही रास्ता है कि सभी ने इकट्ठे होकर आना है, और सभी इकट्ठे हो चुके हुए हैं। ये चीज गवर्नमेंट को थोड़ी देर में पता चल जाएगी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। शुक्रिया असलम साहब, आपकी राय देने के लिए हम बहुत मशकूर हैं आपके। बिल्कुल लोगों में इस वक्त, अगर जितना भी हमने पिछले पैनल में भी देखा और अभी भी आप हमारे मुख्तलिफ जो खित्ते हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, चाहे आप अपनी पॉलिटिकल कैपेसिटी में हैं या और किसी, लेकिन आप बाशिंदे हैं और आपको पूरा हक है अपनी बात आगे रखने का, और कहीं ना कहीं वो रिप्रेजेंटेटिव आप बन ही जाते हैं। तो बिल्कुल लोगों में खौफ भी है, डर भी है और गुस्सा भी है, और एक, जैसा कहा था आप लोगों ने भी इससे पहले, कि एक सेंस ऑफ चीटिंग है। अनफॉर्चुनेटली आज हमारा थोड़ा सा टेक्निकल स्नैक है कि जो हमारे टेक्निकल हेड है पीछे, वो आपको अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। दो वो आपको म्यूट कर सकते हैं बट अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं। तो हम जिनसे सवाल पूछेंगे, आपको गुजारिश यही है कि आपको पहले खुद को अनम्यूट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं मुजफ्फर साहब की तरफ फिर से आऊंगा। मुजफ्फर साहब, यूजुअली जब भी बात होती है जम्मू कश्मीर के रिलेटेड, यू मेक इट अ पॉइंट कि आप लद्दाख को हमेशा इंक्लूड करते हैं उसमें, कि ये जी लद्दाख के बारे में आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर हम अभी डोमिसाइल लॉ के बारे में बात करें, इसका लद्दाख के तनाजुर में अभी क्या हाल है, कि ये लद्दाख में भी ऐसे ही आया ये डोमिसाइल लॉ, और वो अब हमसे कैसे मुनफरिद हो चुके हैं, हमसे कितने जुदा या अलग हो चुके हैं लद्दाख वाले, अगर लद्दाख की बात करें अब। देखिए, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल, आराम से। ओके, आई विल टेल यू, मैं बड़े ब्रीफली आपको जवाब दूंगा। जी। 47 में जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ, द महाराजा did not surrender his boundary, he did not surrender his flag, or he did not surrender his constitution. यही चीज फिर जब शेर कश्मीर के साथ 370 पे मुआहदा हुआ,
the same thing was done on that. No question of touching your boundary, no question of touching your flag, no question of touching the constitution, till you can only touch these things once you refer the case to the people of Jammu, Kashmir and Ladakh. That means to a Kashmiri, to my Jammu Dogra brother, to the Ladakhi, to the Kashmiri Pandit, to the Pahadis. So आप अभी जो ये डोमिसाइल एक्ट ला रहे हैं, डिलिमिटेशन ला रहे हैं, एब्रोगेट कर दिया आपने 370 को, 35A को, massive majority of Jammu, Kashmir and Ladakh, please mark my words, उसमें हिंदू, सिख, मुसलमान जो मैंने सब आपको बताया, ये सब आज एक ही लाइन में खड़े हैं. अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, हमारे बीजेपी के बिरादरान को, if they feel that they have done a great thing by doing this, though they have committed a biggest blunder politically and diplomatically after 1947. This is the biggest blunder that has been committed by the BJP government by dealing with Kashmir in such a manner. अगर उनको ये लगता है कि नहीं, हमने ये जी पूरा इसमें पूरे हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख के, जैसे आपके तीनों हमारे जो स्पीकर्स थे, मलिक साहब थे, श्याम प्रसाद जी थे और अपनी अनुराधा जी हैं, उन्होंने आपको भरपूर ये इसमें इसका बैकग्राउंड दिया है कि आज के तारीख में व्हेन वी आर टॉकिंग टू यू ऑन योर शो जम्मू कश्मीर, और इसी तरह से जो उन्होंने जम्मू और कश्मीर की तरफ से बात की कि वहां के लोग, वहां के बच्चे, वहां के नौजवान क्या समझते हैं रिगार्डिंग डोमिसाइल, रिगार्डिंग डिलिमिटेशन, रिगार्डिंग 370, the same is the case with our Ladakhi brothers and with our people in Kargil. Let me tell you, Ladakh is not only Leh, Ladakh is Kargil, Ladakh is Zanskar, and those people, they have flatly rejected what has happened on 5th August 2019 जब abrogation हुआ 370 और 35A का. और जब आपके पास क्लियरली मेंशन्ड है कि आप मेरी बाउंड्री को, मेरे फ्लैग को, मेरे कॉन्स्टिट्यूशन को टच नहीं कर सकते हैं, एंड हमारा ये जो प्रोविजंस हैं सारे, जैसे डिलिमिटेशन भी है हमारा, वो आया था उस वक्त, जैसे आपके बाकी स्पीकर ने कहा, it was finally, it is the state subject laws जो 1927 में तो उसको it came into a legal situation, but it started in the early 1920s. डोमिसाइल लॉ जिसको आप उस वक्त का जो स्टेट सब्जेक्ट की प्रोटेक्शन दी थी, it was started by from जम्मू. और मैं आज आपकी चैनल की, आपके प्रोग्राम की वसादत से ये कह दूं, उसके बेसिक जो शुरू करने वाले थे ये फॉर प्रोटेक्शन ऑफ जॉब्स, प्रोटेक्शन ऑफ स्कॉलरशिप्स, protection to your property, it was started by a Kashmiri Pandit, let me tell you. It was उस वक्त उसका फोर्स दिया गया from a Jammu Dogra brother, राजपूत क्लैन जो उस वक्त जम्मू कश्मीर का शासन चला रहे थे. उन्होंने कहा कि भाई, and this was not a protection only for a Kashmiri Muslim or for a Jammu Muslim or a Jammu Dogra, no, it was a protection to save them from people from Punjab coming in for jobs, for land, and not only Hindus. It was a protection against an outsider Hindu and an outsider Muslim or from any other faith coming in. So इसमें religion लाना, इसमें कहना कि ये कश्मीरी कर रहा है, मुसलमान कर रहा है, या जम्मू का है या लद्दाख का है, nothing like that. 370 इसका basically it took the shape of Article 35A after 1947-48, या शायद उसके बाद में आया हमारा जब ये लॉ बना, 35A इसमें इंक्लूड किया गया हमारे 370 के क्लॉज में, कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज में. एंड 370 फॉर्म्स द बेसिक one of the basic principles जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है. It is one of the basic pillars of that. You cannot touch that. You cannot touch 370 because अब आर्टिकल A को खत्म करते हैं उस वक्त, and you cannot touch 35A. This is a guarantee given to the people of Jammu, Kashmir and Ladakh. चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कश्मीरी पंडित है, हमारा बौद्ध भाई है, हमारा लद्दाखी है, ये गारंटी दी गई है कि आपकी प्रोटेक्शन होगी 370 की, जिसमें से 35A भी निकला. और ये प्रोटेक्शन किसने दी है हमको? It has been given by Lord Mountbatten. It has been given by Mahatma Gandhi. It has been given by Pandit Jawaharlal Nehru.
और 370 का जब ये मुसवदा बना, इसका ड्राफ्ट जब बना, हु वाज द पर्सन हु ड्राफ्टेड इट? इट वाज गोपालास्वामी आयंगर, द बिगेस्ट ब्रेन ऑफ दैट टाइम। और किसने इसको पेश किया पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? इट वाज नन अदर देन लेट सरदार पटेल। और इसको किसने सेकंड किया, जिस पर आजकल ये बड़ा शोर शराबा चला रहे हैं? इट वाज सेकंडेड बाय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और इन्हीं लोगों ने कश्मीर का केस, जो कमिटी फ्रेम हुई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो बनाई, यही लोग उस कमिटी के मेंबर थे। एंड दे recommended to the government of India that we should take the case to the United Nations। जो वहां पर 14 ये हमारी ये पड़ी हुई हमारी ये दरखास्तें, वो इन्हीं लोगों की बनी हुई है। तो बीजेपी वाले मेरे दोस्त आज क्या बात कर रहे हैं? उनको शायद हिस्ट्री का मालूम ही नहीं है। बिल्कुल मुजफ्फर साहब, यहाँ और पर उसमें मैं आपको एक बात सिर्फ इतना ही कहूंगा, चाहे आप डोमिसाइल एक्ट आज लें, चाहे आप उसके बाद डिलिमिटेशन, आपने 5 अगस्त का जो फैसला लिया, दैट इज द बिगेस्ट ब्लंडर यू हैव कमिटेड बिल्कुल। तो from the BJP, and it is not acceptable to either Jammu, nor to Ladakh, nor to Kashmir। अगर आपको इतना श्योर है कि हाँ ये जम्मू कश्मीर के अवाम ने एक्सेप्ट किया है, why don't we go for a one line referendum? Do you accept abrogation of 370 and 35A or not? आपको जवाब मिल जाएगा, मुझे जवाब मिल जाएगा, अनुराधा जी को मिल जाएगा, मलिक साहब को मिल जाएगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को मिल जाएगा, अमित शाह को मिल जाएगा। चलो करिए, come on, tomorrow do it। Nobody in Jammu and Kashmir is going to accept all this। और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, शाह साहब यहाँ 370 will have to be सवाल put back। जी, जितना लाइक काफी लोग देख भी रहे हैं, तो ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अभी लाइक वो बैटम और वेहमेंटली इस चीज को बहुत अपोज कर रहे हैं और क्लियर कट आप बता रहे हैं कि लोगों की क्या राय है, चाहे वो लद्दाख हो, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो कश्मीर हो। और बहुत अहम बात यह कि लद्दाख बस लेह नहीं है, उसमें करगिल भी है, ज़ांस्कार भी है, जहां पर मैसिव प्रोटेस्ट 5 अगस्त के बाद ही हुए थे, जो भी फैसले लिए गए थे। मुझे इससे याद आ रही है, और जो सवाल भी पूछे गए हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं, कि गुपकार डिक्लेरेशन, आप भी उस चीज़ का हिस्सा थे। अगर इतना क्लियर कट लोगों को पता है कि लाइक जो भी लीडरान है कि दिस इज द राइटिंग ऑन द वॉल, कि लोग इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते, यहाँ से आपने गुपकार डिक्लेरेशन भी दी रखी है, तो वो लाइक फिर इतनी साइलेंस क्यों है? आप लोग बाहर आकर कुछ बोलते क्यों नहीं? देखिए, उसकी एक बात है, गुपकार डिक्लेरेशन आज भी उसी तरह जिंदा है जिस तरह 4 अगस्त को थी, क्योंकि उस दिन रात को हमको सबको अरेस्ट किया गया। और गुपकार डिक्लेरेशन में लिखा क्या था? क्योंकि जब यहाँ के ट्रेडर्स, यहाँ के पॉलिटिकल क्लास, यहाँ के सिविल सोसाइटी, जब उस वक्त के गवर्नर सत्यपाल मलिक जी को मिलने गए कि भाई आप ये क्या हम देख रहे हैं यहाँ पर, जो हमारे यहाँ करीब 4-4.5 लाख लोग जो यहाँ पर मजदूरी करने आते थे, रोजगार ढूंढने आते थे बाहर से, उनको रातों रात आपने you evacuated almost 4.5 lakh people from Kashmir। Why? What is wrong? What is happening? अमरनाथ यात्रा को आपने रोक दिया। What is the problem? क्यों रोका है? यहाँ पे टूरिस्ट उस वक्त मेरे ख्याल से I think 3-4 लाख, 5 लाख, almost 500,000 tourists were there in Kashmir। जम्मू चहल पहल थी पूरी चारों तरफ से। लद्दाख was almost, it was full to its brim। सडनली आपने सब चीज रोक लिया और उन डेलीगेशंस को आपने क्या कहा कि नहीं 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 नहीं, ये इस वक्त कुछ हमको लग रहा है कुछ हमला होने वाला है, ये होने वाला है और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सही नहीं है, सो वी आर टू। ये जो बात उस वक्त चल रही थी कि ये शायद एब्रोगेशन की तरफ जा रहे हैं, 35 को हटाना है, 370 को हटाना है, दे फ्लैटली सेड नो। द गवर्नर लाइड, द गवर्नर ऑफ दैट टाइम लाइड, ही लाइड थ्रू हिज टीथ। झूठ बोला वो पूरे मुल्क को और उन्होंने एब्रोगेट कर दिया इस तरह। ये चीज कोई एक्सेप्ट होने वाली बात नहीं है। और आज चूंकि ये इट इज अ सब जुडिस मैटर, जैसे अनुराधा जी ने आपने कहा, शी इज आल्सो वन ऑफ द टॉप पिटिशनर्स देयर, वी आर पिटिशनर्स देयर। जो पहली हमने पिटिशन लगाई थी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ 35 एंड 370 ऑन बिहाफ ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑन बिहाफ ऑफ द सिविल सोसाइटी, वो अभी हियर नहीं हुई है, उस पर उसका डिसीजन ही नहीं हुआ है। अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट रोल as far as
Jammu and Kashmir is concerned, as far as Kashmir is concerned, is suspect in the eyes of the people of Jammu and Kashmir. And the whole world is watching कि जम्मू कश्मीर पे जब आपकी सुनवाई उठेगी, जज साहिबान इसको सुनेंगे. वो आज 5 बेंच या 7 बेंच के इस पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे चला गया है. पहले ही 2-3 बार रद्द किया गया है. The whole international community is watching. What will the Supreme Court of India do? बिल्कुल मुजफ्फर शाह साहब, आपने जितने भी ये पॉइंट्स उठाए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और इन्हीं को बेसिस बना के मैं जो सवाल करूंगा अनुराधा जी से करूंगा कि what was the strategic purpose of abrogation of Article 370? Like, is it only to change the demography of Kashmir, or are there long-term strategic objectives behind this decision? Of course, there are multiple objectives, but एक जो मेजर probably जो strategy, और हम speculate ही कर सकते हैं इस वक्त, ये आने वाला वक्त बताएगा कि strategy actually क्या थी और क्या वाकई ही उनकी जो script है उसके मुताबिक वो चलती है कि नहीं चलती है. लेकिन उनका एक ideological जो बीजेपी का, आरएसएस का एक मुद्दा रहा है कई सालों से, that is an intolerance to the only Muslim majority state of India. They have been talking about, क्योंकि एक कश्मीर एक डिस्प्यूट था और डिस्प्यूट की वजह से एक कॉन्फ्लिक्ट था, उस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से वो कई सालों से कह रहे हैं कि यहाँ की डेमोग्राफी चेंज होएगी तो शायद ये इसका एक हल निकलेगा. तो ये एक उनका आइडियोलॉजिकल प्लान बहुत सालों से एक चल रहा है. उसके अलावा सिर्फ एक डेमोग्राफी चेंज करने का उनका मुझे नहीं लगता है प्लान है. जिस तरह से कि ये डोमिसाइल रूल को लाना, जिस तरह से ओपनिंग अप लैंड टू आउटसाइडर्स, all these laws that have come up, इसके साथ कई और लॉज हैं जो बहुत इम्पैक्ट करेंगे. तो एक पर्पस ये लगता है कि यहाँ की जो सोसाइटी है उसको कंप्लीटली डिसएम्पावर किया जाए, पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली, एंड आपका चाहे वो जॉब्स को लेकर है, चाहे वो लैंड को लेकर है, इकोलॉजिकली उसका एक इकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होगा. यहाँ इन्वेस्टमेंट करने कौन आएगा? कश्मीर में तो कोई एक मेजर बिजनेस इन्वेस्टमेंट इस वक्त नहीं हो सकती वो जब तक स्टेबल नहीं है. जम्मू में हो सकता है थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट हो इंडस्ट्रियल, लेकिन एक मेजर इन्वेस्टमेंट जो मुझे अंदेशा है कि वो ये आपके जम्मू कश्मीर जो है नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत रिच है. यहाँ वो के वाटर रिसोर्सेज हैं, यहाँ मिनरल्स हैं, यहाँ माइनिंग का स्कोप है. तो इस किस्म की चीज़ें, यहाँ फॉरेस्ट हैं जो बहुत रिच हैं. तो एक्सप्लॉयटेटिव बिजनेस वेंचर्स विल कम, जिसमें लोगों को जॉब्स भी नहीं मिलेंगी क्योंकि उसके लिए एक स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, वो भी बाहर से आएंगे. यहाँ के लोग तो तैयार नहीं हैं उसके लिए. So it will be not a sustainable model of economy that they will bring in. यहाँ की इकोनॉमी को भी तहस नहस किया जाएगा, यहाँ के रिसोर्सेज को लूट किया जाएगा, यहाँ की पॉलिटिकल वॉइस को बिल्कुल स्कटल कर दिया जाएगा एज इट इज. अभी जो जितनी लीडरशिप है उनको दबा के, कुचल के, जेलों में भर के, उसके बाद अगर आप निकालते भी हैं, आप ये कंडीशन रखते हैं कि आप अपनी आवाज खामोश रखेंगे, आप कुछ नहीं कहेंगे. जो बाकी और अगर आप असेंबली ले भी आते हैं, the assembly has limited powers. It is not in the same form as it used to be. उनकी पॉलिटिकल राइट्स, उनकी जो ऑटोनॉमी है, वो सारी आप ख़त्म कर रहे हैं. जहाँ तक लोगों के हकूक़ हैं बोलने के, आपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को ख़त्म कर दिया. जो थोड़ा बहुत रह गया था वो हाल ही में एक मीडिया पॉलिसी लाई है. जो मीडिया पॉलिसी सिर्फ मीडिया को नहीं इम्पैक्ट करेगी, वो हर बाशिंदे को जम्मू कश्मीर के इम्पैक्ट करेगी, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ा क्लॉज है सोशल मीडिया. सो एनीबडी हु सेज एनीथिंग which the government finds uncomfortable will be labeled as
fake news will be labeled as anti-national because they have now become the judge and the jury on the matter. वो खुद ही फैसला करेंगे कि ये फलां जो कमेंट है वो देश के हक में नहीं है, ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है, ये फेक न्यूज़ है, और वो खुद ही प्यूनिटिव एक्शन भी लेंगे, वो क्रिमिनल चार्जेस भी प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ के लोगों को हर तरह से कुचला जा रहा है, यहाँ के लोगों को इस तरह से डिसएम्पावर किया जा रहा है कि वो अपनी आवाज उठा ही नहीं सके। और एक बहुत ही डिस्ट्रक्टिव किस्म का मॉडल सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक जो है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा ताकि यहाँ पे लोग जो हैं वो कभी उठ ना सके। और तब तक जब तक हम अपने आप को रीग्रुप करेंगे और एक साथ होंगे, एंड दिस इज द होल एजेंडा आई एम टॉकिंग अबाउट, हाउ इट पैन्स आउट वी डोंट नो। एजेंडा इनका ये कि जब तक लोग रीग्रुप करेंगे और समझेंगे और एक कलेक्टिव एक बनाएंगे और एक रिस्पॉन्ड कर सकेंगे, उस हालत में होंगे, तब तक यहाँ का जो नक्शा है वो बिल्कुल ही बदल चुका होगा। बिल्कुल, these are very disturbing, scenarios which you have just sketched, and but we are very thankful for your, very in-depth, insights on this issue. यहाँ पे एक follow-up question मैं करना चाहूँगा, चूंकि जो एब्रोगेशन किया गया उस पे बहुत सारे प्रीटेक्स्ट दिए गए, रीजंस दिए गए, जैसे कि राइट्स टू द women and all that. So जेंडर एस्पेक्ट के लिहाज से अगर हम देखें इसको, अब जो डेवलपमेंट्स होने वाले हैं जो आपने अभी हमारे सामने पेश किए, तो जेंडर एस्पेक्ट क्या होगा इसका? इसके फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता था कि जब इससे पहले जो हमारा कॉलेज है यहाँ पे, जो मेडिकल कॉलेज, तो वहाँ पे 50% सीट्स जो होती थी वो फीमेल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व होती थी। तो अब तो वो भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि सारे रूल्स तो जो बनेंगे वो वही बनाएंगे। देखिए, बहुत सारे जो एक कोट किया गया कि इसके हक में कि आर्टिकल 370 हटेगा तो यहाँ तो पता नहीं क्या जन्नत का नक्शा खींचा जाएगा, और ये बहुत सारे एक झूठ बोल कर इन्होंने ये एक प्रोपेगेंडा तैयार किया था। क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ जैसे आपने बोला एक जेंडर राइट्स के हवाले से यहाँ पे 50% रिजर्वेशन विमेन वर एंजॉयिंग इन प्रोफेशनल कॉलेजेस, यहाँ पे एजुकेशन फ्री थी। जो राइट टू एजुकेशन सही माने में यहाँ पे कई साल पहले से था। यहाँ लैंड रिफॉर्म्स आए, यहाँ की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिसेस हैं वो देश के कई इंडिसेस से काफ़ी बेहतर हैं। यहाँ लैंड रिफॉर्म्स की वजह से हर एक इंसान के पास अपनी अपनी लैंड थी, तकरीबन बहुत कम लैंडलेस लोग थे, और उसकी वजह से उनके एक हंगर जो है और माल नरिशमेंट है और स्टार्वेशन है जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ पे इस किस्म का कोई मुद्दा नहीं था। उसके अलावा जो जहाँ तक ये जेंडर का एक क्वेश्चन उठाते हैं, और क्योंकि हमने खुद भी बहुत लड़ाई की है, मैंने और मेरे कुछ साथियों ने, and trying to de-link it from the political party voices that were trying to confuse the situation. मैं एक चीज यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूंगी, एक एम्बिग्विटी काफी हद देर तक रही कि do women enjoy equal PRC status? If they marry outside, do they lose it? तो ये एक एम्बिग्विटी बहुत सालों से रही, और ये एम्बिग्विटी शुरू हुई क्योंकि जिस टाइम पे लॉ बना था उस टाइम पे विमेन इक्वालिटी का वो तस्वुर नहीं था। वी इवॉल्व, दीज आइडियाज हैव इवॉल्व्ड विद टाइम्स, बट लॉ में इस किस्म का कोई क्लॉज नहीं था, ना उनको डिनाई किया गया था, ना वो एक स्पेसिफिक मेंशन था। एम्बिग्विटी आई जब लेट 60s में, तब रेवेन्यू मिनिस्टर थे त्रिलोचन दत्त, उन्होंने शुरू किया जो पीआरसी सर्टिफिकेट पे एक स्टैंप लगवाना शुरू किया, वैलिड टिल मैरिज ओनली फॉर द विमेन, एंड वहां से एम्बिग्विटी राइज हुई और कुछ कोर्ट में लिटिगेशंस गई वेयर विमेन हैड बीन डिनाइड राइट टू प्रमोशन, या उनको फर्दर स्टडीज के लिए उनको एडमिशंस नहीं मिली। तो ये काफी साल तक ये कोर्ट केसेस चलते रहे, और 2002 में ये इन पे एक हाई कोर्ट ने एक ये पिटिशंस क्लब हुई थी, हाई कोर्ट ने unambiguously declare किया that women cannot lose their PRC certificate, PRC right, even if they are married outside.
So that has been settled. 2005 में एक और फिर petition आई कि women are still being denied the right, and the court pointedly said that we have already directed the government to make adequate amendments. तो उसके बाद से जो ये पीआरसी सर्टिफिकेट बनता है 2005 ऑनवर्ड्स, जो पीआरसी सर्टिफिकेट लड़कियों का भी बनता है, उस पे वो स्टैंप नहीं लगती है वैलिड टिल मैरिज. सो दैट होल कोर्ट डिसीजन वाज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ विमेन बीइंग इक्वल सिटीजन्स. वो तो एड्रेस हो चुका था. तो ये तो हवा बना रहे हैं. और अगर इनको लगता है, अगर इन्होंने ये मुद्दा लिया था कि औरतों के हम हकूक लेके आएंगे, आप डोमिसाइल लॉ पढ़ लीजिए जो ये लेके आए हैं, वहां आपको कहीं विमेन का मेंशन मिलता है? आपको बहुत सारी कैटेगरीज मिलेंगी which are so ambiguously addressed. There is nothing about women. So if women were not enjoying rights earlier, they're still not enjoying rights even when they brought the law. ये अपनी ही ambiguity को किस तरह से एड्रेस करेंगे? जी बिल्कुल, थैंक यू सो वेरी मच. काफी ज्यादा जो हमने स्टार्ट भी इसी से किया था कि एम्बिग्यूटी काफी ज्यादा है अभी लोगों में, एंड इवन लॉज भी जो बने हैं वहां पर लाइक यू कांट रीड इट, यू कांट मेक में क्या है क्या नहीं है और क्या होने वाला है. देयर हैव बीन केप्ट वेरी वेग एंड लाइक दिस एम्बिग्यूटी इट परसिस्ट्स हर एक सेक्शन में. यहाँ पर मैं श्याम प्रसाद जी की तरफ आना चाहूंगा. श्याम प्रसाद जी, आई एम सॉरी, आपको खुद अनम्यूट करना पड़ेगा अपनी माइक को. अगर हम बात करें 5 अगस्त से पहले के सिनेरियो की, कि जम्मू के लोगों में जो हमें मीडिया जो दिखाता था कि उनमें काफी वो एक्साइटमेंट थी कि हाँ जी कीजिए, खत्म कीजिए, बाहर ये खुशहाली आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, डेवलपमेंट आ जाएगी. लेकिन अभी अगर देखें, वो देखा जा रहा है कि जम्मू के लोग कश्मीर से ज्यादा वहां पर जो है वो नाराज हैं. कहीं ना कहीं जो डोगरा समाज भी है, उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि जो उनकी वो डोगरा रियासत थी वो भी खत्म होने जा रही है. तो ये नाराजगी क्यों है अब, अगर पहले एक्साइटमेंट थी इस चीज के मुतालिक? सॉरी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा श्याम जी, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आपकी माइक खोलनी पड़ेगी आपको पहले. अब ठीक है? जी जी बिल्कुल, अभी ठीक है. जहां तक ये जम्मू को जम्मू शहर या जम्मू की कनक मंडी बाजार मत समझिए. जी, जम्मू एक बड़ा रीजन है, इसके 10 डिस्ट्रिक्ट हैं. इसमें चनाब वैली के 3 बड़े डिस्ट्रिक्ट आते हैं, पुंछ राजौरी आता है, गुल गुलाबगढ़ का एरिया आता है, कठुआ की पहाड़ियां एरिया, बनी का ऊपर का इलाका आता है. जम्मू को अगर जम्मू सिटी या जम्मू का एक बाजार, कनक मंडी का बाजार कहकर कहें तो अलग बात है. लेकिन अगर जम्मू रीजन की बात की जाए तो मैं समझता हूँ जम्मू के लोगों को कोई ऐसी खुशी वाली बात नहीं थी. ये ठीक है कि कुछ वोकल लोग, जहाँ की प्रेस, जहाँ का मीडिया इस बात को प्रोजेक्ट करता था. जो लैंड रिफॉर्म हुए उसका सब लोगों की एक सेक्शन जो लैंडलेस थी उसको बड़ा फायदा हुआ है उसका. और वो सारी बातें तभी कर पाया जहाँ की सरकार, क्योंकि उन कानूनों को जो लैंड रिफॉर्म हुए वो चैलेंज नहीं किए जा सकते थे, जहाँ सुप्रीम कोर्ट लागू नहीं था. कुछ स्टेटों ने बाद में किए, उन्हें चैलेंज करना पड़ा, बाद में फिर दोबारा अमेंडमेंट हुई, वहां लागू हुए. तो वो लोग जिनको जमीनें मिली हैं वो कैसे खुश हो सकते थे इसके जाने से. या दूसरी बात है कि जॉब की जहां तक बात थी, जॉब का लोग समझते थे, स्कॉलरशिप की बात थी, जहाँ कुछ होटलर्स हैं जिनको पता था कि आजकल हम यहाँ अगर ये लैंड जो राइट्स हैं इनकी प्रोटेक्शन नहीं रहेगी तो कल से बड़ी चेन जो है होटलों की, वो जहाँ कटरा जैसा शहर है जम्मू का, जिस जम्मू की इकानमी उस पर जुड़ी है, वो वहाँ वो बड़े होटलर आएंगे और बड़ी चेन वाले आकर होटल बनाएंगे. जम्मू वालों को कौन पूछेगा? तो इस तरह ये जो बातें उठती थी सिर्फ जम्मू की कुछ हलकों की, कुछ महलों की बातें थी. जम्मू एज ए रीजन जो है वो जम्मू रीजन की बातें नहीं थी. तो वो सारी बातें आज तो वो सिटी शायद जम्मू का वो हिस्सा भी जो थोड़ा बहुत एक्साइटेड भी था, लेकिन आज वही बच्चे, आज जम्मू यूनिवर्सिटी में बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं. आज तो कॉलेजों में बच्चे अपने ढंग से सोशल मीडिया पर ये बातें आ रही हैं. और ये इन्होंने जो SRO एक निकाला है, SRO 202 की क्या है वो SRO 202, उसमें क्या रखा है कि जो मिनिमम जो भी इवन गजटेड अफसर बनाए गए हैं उनको
और पब्लिक सर्विस कमीशन पास करके आए हैं वो गजटेड अफसर, लेकिन उनको मिनिमम तनख्वाह दी जा रही है, उसमें ना डीए है ना मेडिकल अलाउंस नहीं है, और वो 5 साल उनको उसी तनख्वाह पर काम करना है। और वो आर्टिकल 202 वाला आज भी, जो नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी आई है उसमें आज भी है वो। कैसे जम्मू वाले लोग खुश होंगे? बिल्कुल खुश नहीं है। जहाँ तक ग्राउंड देखी जाए, नीचे अगर देखा जाए तो बिल्कुल खुश नहीं है। आज मुझे ये भी लगता है कि ये जो बीजेपी के बड़े लीडर हैं जम्मू में, उनको खुद ये कहना पड़ा कि नहीं, हम इसको ठीक करेंगे, हम हिमाचल की तर्ज पर जाएंगे, हम 370 गया 371 लाएंगे। ये ठीक है कि वो बोल नहीं पाए, वो सारी बातें जम्मू के साथ तो धोखा हुआ है। आज तो जम्मू के लोग समझते हैं कि जम्मू की बीजेपी को, जिन्हें हमने जिताकर भेजा, असेंबली में भी भेजा, पार्लियामेंट में भी भेजा, उन्होंने तो जम्मू के लोगों के साथ धोखा किया है। आज तो बड़ा सवाल है, मेरे साथी ने असलम जी ने भी उठाया कि 4G एक बड़ा मसला है, स्टूडेंट की प्रॉब्लम है, हर प्रोफेशन के लोगों की प्रॉब्लम है, जो छोटा व्यापारी है उसकी प्रॉब्लम है। जो उसका भी बहाना बनाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के साथ जोड़कर करते हैं। जहां तक कोर्ट की तरफ से भी छोटी मोटी डायरेक्शन आई, लेकिन तब भी इन्होंने नहीं मानी है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जम्मू जो है, जिस तरह बाकी स्टेट का हिस्सा है, वैसा भी जम्मू के लोग हैं, वो भी फील करते हैं कि हमें चीट किया गया है, हमारे साथ धोखा हुआ है। हमें जो वायदे किए गए थे, जिस तरह कश्मीर के किसी बात करते हैं कि हमारे साथ झूठ बोलना धोखा हुआ, आज जम्मू के लोग भी ये महसूस करते हैं और इस डोमिसाइल लॉ की मुखालफत करते हैं। अगर मजाहिया तौर पे जोक में कहा जाए, एक बात तो अच्छी हो गई इससे कि जम्मू और कश्मीर के लोगों को इक्वली फील होने लगा कि धोखा हुआ है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर मैं शाम साहब से एक बात कहना चाहूंगा कि चलें ठीक है, अगर ये कहते हैं बीजेपी लीडर्स कि इसको इम्प्रूव भी किया जाएगा या इसमें अमेंडमेंट भी की जाएगी, जो हिमाचल की तर्ज पे है वैसे लाया जाएगा डोमिसाइल, या चले अगर ये इम्प्रूव भी होता है, एक सवाल है, जिस वादे पे या जिस बुनियाद पे उन्होंने इस लॉ को लाने की कोशिश की थी 1 साल या 2 साल पहले, वो कहते थे कि इसकी वजह से जो वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज हैं या वाल्मीकि हैं, वैसे लोग जो बहुत पसमानदा माइनॉरिटीज है, उनको जॉब्स मिलेंगे या उनकी जिंदगियां बेहतर होंगी। अब आप ट्रेड से जुड़े हैं, लेबर क्लास से जुड़े हैं, आप खुद लाइक पेंशनर्स एसोसिएशन, एम्प्लॉयमेंट देखिए आपने, तो आपको लगता है कि वो प्रॉब्लम हल होने वाली है और उन लोगों को कहीं कुछ ऐसा भरोसा है कि जो इन्होंने वादे किए थे वो पूरे होंगे, हमें नौकरी मिलेगी, हम ठीक हो जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, उनके साथ भी धोखा हुआ है। अगर नौकरी की बात की जाए तो नौकरी के लिए क्लेमेंट तो और बड़े हैं। आज जिस तरीके से जो 3 कैटेगरियां इन्होंने बनाई हैं, वो डोमिसाइल लॉ में तब्दीली करके, वो तो 7 साल वाली, 10 साल वाली, 15 साल वाली, उसमें तो जम्मू कश्मीर के नए रेजिडेंट और बढ़ जाएंगे, नए रेजिडेंट और बढ़ जाएंगे और वो लाखों में होंगे। अभी तो हम ये कोई डाटा भी नहीं है हमारे पास कि कह सके कि इतने होंगे कि कितने होंगे। तो वो उनके साथ तो और भी ढंग थे उन्हें जवाब देने के, लेकिन उनके साथ भी इन्होंने धोखा किया है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बिल्कुल खुश नहीं है। और असल बात यही है कि जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था इनकी नज़रों में, ये तो जब से जहाँ लैंड रिफॉर्म हुआ, जहाँ पंचायतों के हकूक हुए, जहाँ कुछ और अलग तरह की जहाँ बातें हुई, तो तभी से हिंदुस्तान की जो एक रूलिंग क्लासेस है, जिसमें फ्यूडल तबका ज्यादा था, उनको तभी से ये परेशानी थी। और बीजेपी आरएसएस का तो ये एजेंडा था, जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक निशान, एक बदान और एक प्रधान की बात ये करते थे, ये इन्होंने अपना एजेंडा पूरा किया है। और ये जो फासिस्ट ताकतें होती हैं, इनका अपना एक एजेंडा होता है, उसी एजेंडे को ये पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू के लोग बड़ा हिस्सा समझता है, तो हो सकता है कुछ इनके अपने, जिनको हम आम लोग अपनी भाषा में जम्मू हिंदुस्तान में भक्त कह रहे हैं कि ये भक्त हैं, कुछ वो जानने अनजाने में तारीफें करते हैं, वरना सबको पता है कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखा हुआ है। और इसके लिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख में आने वाले दिनों में अगर कोई, आज तो एक साइलेंस मोड में है लोग। ये आपने एक ये भी सवाल किया था कि लोग प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करेंगे लोग। आज ये लोग जो हैं प्रोटेस्ट करेंगे लोग, आज ये साइलेंट मोड में है, ये देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। और आज वक्त जो है, ये जो महामारी छाई हुई है सारी दुनिया को, उस महामारी से लड़ना था, उसका इंतजाम तो ये कर पाए नहीं है। आज वेंटिलेटर
है, आए बेड्स नहीं है, आए मजदूर जिस तरीके से इन्होंने 4 घंटे का टाइम देकर ये इन्होंने लॉकडाउन कर दिया और मजदूर सड़कों पर किस तरह नजर आए और ये अपना औरों पर तो ये इल्जाम लगाते रहे। वहां दिल्ली में इन्होंने इल्जाम लगाया औरों पर कि इनकी वजह से ये फैला है, ये महामारी फैलने में इनका रोल रहा है, लेकिन खुद इनकी जो पार्टी के लोग थे वो किस तरह के काम कर रहे थे। मध्य प्रदेश की सरकार बनाने में लगे हुए थे, तोड़ने में लगे हुए थे, एमएलए जोड़ने में लगे हुए थे। यूपी में वो मंदिर की में वहां के चीफ मिनिस्टर लगे हुए थे। तो इन्होंने खुद जो ये सारा का सारा इनका जो है आज जो देश की आर्थिक स्थिति है या जो कम्युनल माहौल ये बनाना चाहते हैं, ये सारी बातें इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इकोनॉमी जो है ये बड़ी उसका क्राइसिस है आने वाले दिनों में और उसको उसकी तरफ से लोगों का ध्यान नहीं जाए, ये भी इनका एक एजेंडा है। उसको तरफ से ध्यान हटाने के लिए भी ये इस तरह की बातें फैला रहे हैं बचाता है। जी बिल्कुल श्याम प्रसाद जी, जैसे आप बता रहे हैं कि जम्मू सिर्फ जम्मू सिटी नहीं है और बहुत सारे लोग जम्मू में वैसे हैं जो इसके बिल्कुल मुखालिफत में खड़े हैं और जम्मू कश्मीर के जितने भी बाशिंदगान हैं उनको लगता है कि उनके कोर इंटरेस्ट या उनका जो पुश्तैनी हक है, जो अपना होमलैंड है, उसको वो बचाना चाहते हैं और वो बचाएंगे। और जैसे आप कह रहे थे कि अल्टीमेटली प्रोटेस्ट होंगे, इस पे काउंटर मेजर्स लिए जाएंगे फ्रॉम द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो अभी मैं मोहम्मद असलम साहब के पास जाना चाहूँगा और इससे पहले मैंने सवाल किया था अनुराधा जी से कि स्ट्रैटेजिक पर्पस क्या था बीजेपी का कि वो आर्टिकल हटाएं। तो एक तो ये समझ आता है कि वो चाहते हैं कि इसके ज़रिए से वो शायद कश्मीर का जो मसला है उसको वो एक तरह से क्रश कर सके या हल कर सके। तो उस आप क्योंकि बीजेपी एक पॉलिटिकल जमात है, तो आपको क्या लगता है कि इसका जो पॉलिटिकल असर होगा, ये जो डोमिसाइल का जो कानून लाया है, तो वोट बैंक के लिहाज से खासकर जम्मू रीजन में जो आपका रीजन है, किश्तवाड़ है, डोडा है या पीर पंजाल जनाब, तो वहाँ पे क्या लगता है आपको कि वोट बैंक पॉलिटिक्स कैसे चेंज हो जाएगी इस डोमिसाइल लॉ की वजह से? इससे पेशतर मैं जनाब से कुछ बताऊं तो यहाँ पर एक चीज़ में जो गौर से देख चुका हूँ अभी तक हमारे जितने साथी हैं, बल्कि ये मैं अपने साथियों की बात नहीं करता हूँ, पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों की तरफ से एक शेर आपसे अर्ज करूंगा। उसमें है कि नछेड़े हमनशी जीस के मायूस के नगमों को, यहाँ बरबत के तारों को बहुत तकलीफ होती है। इस तकलीफ में इस वक्त इस तरह जूझ रहे हैं हम लोग, आप यकीन कीजिए इस वक्त भी हमारे आंखों में आंसू भर आ चुके हैं। यहां अगर वोट बैंक की बात की जाए तो ये अपनी हैसियत को खो चुके हैं। जो इस वक्त की हुकूमत है अपनी हैसियत को खो चुके हैं। आज तक की दुनिया में अगर मेरा नॉलेज दुरुस्त हो तो कभी भी स्टेट को यूटी नहीं बनाया गया। आज तक की हालत में ये जिंदा को मुर्दा करके उसे वोट लेना चाहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। यहां पर हुकूमत ने यह कहा कि हमने 370 खत्म किया, तो यहां कोई एजिटेशन नहीं हुई। ये कभी महसूस नहीं कर रहे कि ये गांधी जी की एक नीति थी। तमाम लोगों को पता था, जितनी फोर्स इन्होंने भेजी हुई थी, पता था कि अगर हमने मुंह खोला तो हमारे साथ क्या हिसाब होगा। तो एक रास्ता इख्तियार किया अपना प्रोटेस्ट दिखाने का, जिसको आज की हुकूमत यह कहती है कि एक गोली भी नहीं चली। अगर गोली नहीं चली है तो कभी उनसे पूछा आपने क्या आप क्या चाहते हो? कभी किसी ने पूछा नहीं है। रही बात वोट बैंक की, आपने मैंने सीधे सीधे स्पष्ट लफ्जों में कहा कि आज की हालत ऐसी हो चुकी हुई है कि अपने आप को इस स्टेट को डिलिमिटेशन करा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस किस्म की कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाएं जिसमें उनको वोट ज्यादा मिले। मगर हकीकत ऐसी है, ऑन ग्राउंड ऐसा है कि इस वक्त हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं पैदा हुआ है।
हर एक आदमी अपने आप को इनसिक्योर महसूस करता है और चाहता है कि कब और किस वक्त हमें मौका मिले हम अपना वोट डालें, तो उस वक्त ये सबको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है। जम्मू प्रोविंस को हमने, जैसे अभी हमारे साथी ने गुजारिश की कि जम्मू, उधमपुर या कठुआ को ही नजर नहीं मारनी चाहिए। जम्मू प्रोविंस एक बहुत बड़ा प्रोविंस है, इसमें पुंछ है, राजौरी है, रियासी है, रामबन है, डोडा है, किश्तवाड़ है, जितने डिस्ट्रिक्ट हैं इनको तो पहले से ही तकलीफ थी, मगर इसकी तकलीफ में शामिल आज कठुआ भी है, जम्मू भी है, उधमपुर भी है, क्योंकि सबको पता चल चुका है कि हमें एक धोखे के तहत एक हरे भरे दरख्त को बुनियाद से खत्म करने के लिए, उसकी जड़ें उखेड़ देने के लिए यह सारा कुछ किया गया है। मगर यकीनी तौर पर जो साइलेंस होती है हर तूफान के पहले एक खामोशी होती है। ये खामोशी अगर टूट गई तो आप उस दिन का जरूर इंतजार कीजिएगा जब ये महामारी खत्म हो जाएगी। ये महामारी की वजह से इसका फायदा उठाकर डोमिसाइल ला ले आए ये, नहीं तो ये ला जिससे तमाम लोगों को पता चला कि दफा 370 या 35A को खत्म करने से डोमिसाइल ला लाया जाएगा और उससे क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे, अगर लोगों को पहले पता होता तो ये एजिटेशन तब शुरू हो जाती। मगर तब हमारे कुछ साथी ऐसे भी थे जो ये कहते थे कि बहुत अच्छा है। मगर आज की डेट में जिस वक्त आप इसको देखेंगे, माइन्यूटली देखेंगे, जो आपने महसूस भी किया होगा कि डोमिसाइल लॉ आने के बाद ये सिर्फ जम्मू कश्मीर को है, हमारे हिमाचल साथ में है, नॉर्दर्न स्टेट्स और भी बहुत हैं, उनमें भी ऐसा ला चुके हुए हैं, मगर वो इसके मुकाबले में बिल्कुल डिफरेंट है। शुक्रिया तकनीकी असलम तौर साहब, पर आई एम सॉरी, हमें यहाँ पर आपको इंटरवीन करना पड़ेगा क्योंकि हम 1 घंटा ऑलरेडी पास कर चुके हैं। तो हमें अब लाइक लास्ट राउंड अब लेना पड़ेगा, हमें बहुत ब्रीफ रहना पड़ेगा। आपका मैसेज तो मिल चुका है कि ये कभी न कभी ऐसा भी होता है कि एक तूफान से पहले भी बहुत खामोशी होती है, कि लोगों में अभी वही है, गम है, गुस्सा है, कंफ्यूजन है, प्रोसेस कर रहे हैं। तो उम्मीद है सब इंशाल्लाह सही हो जाए हमारे साथ, जो कुछ भी ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं ये फिर से मजबूत तरीके से तब्दील हो जाए। यहाँ पर मैं मुजफ्फर साहब की तरफ आना चाहूँगा। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ पे मुझे आपसे पूछना है, बिकॉज़ वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। सो एंड पर एक अहम सवाल ये है कि अगर देखा जाए कि डोमिसाइल लॉ में सबसे पहली चीज़ जो की गई है कि 15 दिन के अंदर एक बंदा जो भी क्लेम करेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स प्रेज़ेंट करेगा, तो उसको दे दीजिए आप डोमिसाइल। तो दैट मीन्स ये ह्यूज इन्फ्लक्स होने वाला है कि बहुत बड़ा चंक आपकी पॉपुलेशन में ये ऐड होने वाला है। साइमल्टेनियसली इसके कंपैरिजन में अगर हम डायस्पोरा की बात करें, चाहे वो कश्मीरी हिंदू है, कश्मीरी मुसलमान है, डोगरा है, बुद्ध है, ईसाई है, कोई भी है जो बाहर रहे हैं, जो जिनके पास स्टेट सब्जेक्ट थी, अब उनके बच्चों के पास स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, या 10-10, 15-15 साल से बाहर रह चुके हैं, इस टाइम पर फिर उनकी पोजीशन क्या है? क्योंकि लास्ट बार ही ये पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि जो 1947 में कुछ लोगों का इनखला हुआ था, यहाँ से उनको जाना पड़ा था, करीब 2.5 से 3 लाख के करीब लोग जो थे, जो पाकिस्तान चले गए थे, उनको ड्यू टू सर्टेन जो पार्टीशन में प्रेवलेंट कंडीशंस थी, दे हैड टू रन अवे फॉर सेफ्टी रीजंस। वो 5 अगस्त तक तो भी बाशिंदगान थे, लेकिन अब्रप्टली वो पूरा खत्म हो गया, वो बाशिंदे नहीं रहे स्टेट के। इसी तरीके से अगर अब स्टेट सब्जेक्ट्स जो पुराने थे, डायस्पोरा जो बाहर रह रहे हैं, उनका क्या स्टेटस अब रहेगा? तौसीफ साहब, मैं इतना ही आपको कहूंगा, बिकॉज जी। आपने मुझे टाइम का हवाला दिया है। जी जो भी यहाँ का बेसिक स्टेट सब्जेक्ट होल्डर है, जी जी उसको दुनिया की कोई ताकत उससे वो राइट नहीं छीन सकता है, वेदर डोमिसाइल लॉ और नो लॉ। और उनकी बराबरी हम जो यहाँ पे लोग लाए जाएंगे, जो कोशिश की जा रही है कि 15 साल का है, 7 साल का है, जो आपने बताया अभी, और उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देके और आपकी बराबरी करें, और जो डायस्पोरा हमारा बाहर है, या जो हमारे लोग इस वक्त ऑन द अदर साइड ऑफ द एलओसी हैं,
who are the state subject holders of Jammu and Kashmir. They will always remain the first citizens of Jammu and Kashmir. This is bound to fail. चाहे डोमिसाइल का इसमें कोशिश हो रही है या उस तरह डिलिमिटेशन की कोशिश हो रही है, और आपने सवाल यहाँ पे ये भी किया कि जो लोग रिफ्यूजीज थे उनको ये दिया जा रहा है स्टेटस. एनीबडी हु हैज बीन अ स्टेट सब्जेक्ट होल्डर, उनके वालिद रहे हैं, ग्रैंडफादर्स रहे हैं, जो पुश्तैनी यहाँ के बाशिंदे हैं, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, कश्मीरी पंडित है, बौद्ध है, जो भी है, वो जहां भी कहीं दुनिया में है, he will never lose his state subject. He will be the first citizen of Jammu and Kashmir state. That is my answer to you. Okay, so अब legally अगर हम देखें यहाँ पर further another brief, legally क्या देखा जा सकता है कि जो आप कह रहे हैं that this is bound to fail, but at a time जब law in a way isn't supporting you, you aren't seeing that much of activism in judiciary as well, the politics of the land isn't in your favor, उसके बाद फिर अगर आप लीडरान की बात करें, आप भी चुप हैं, तो ऐसे में फिर होगा क्या? Like changes कोई चुप कोई नहीं है ना. There is nobody is quiet. You see, सबसे अहम बात ये है, we will not allow any bloodshed in Jammu and Kashmir. Gupkar Declaration says so. The idea behind that is no bloodshed in Jammu and Kashmir. We will fight this matter legally, and we will fight this matter. This is a political battle. I have every constitutional right to fight this, क्योंकि ये गलत चीज है. जुडिशरी हमारी को, मैंने आपको कहा, पूरी दुनिया की नजर उन पे है, बिकॉज हिंदुस्तान की जुडिशरी कोई मामूली जुडिशरी नहीं है. इट इज रेस्पेक्टेड वर्ल्ड वाइड. मगर ये देखा जा रहा है कि एज फार एज जम्मू एंड कश्मीर, जो ही जम्मू और कश्मीर की बात होती है, द जुडिशरी अनफॉर्चुनेटली ऑल्सो टर्न्स अ डेफ ईयर. बट ये उनके भी बका का मामला है. The entire world is watching what you will do with these cases, what you will do with 370, 35A, delimitation, आपका ये domicile law. It is under watch. ये टेस्ट है आज पूरे हमारे मुल्क का. BJP has put the entire country's secular fabric, democratic fabric, the constitutional fabric, it has been put on the line today. ये मामूली चीज नहीं है जो उन्होंने किया है यहाँ. And this battle we will win. The people of Jammu, Kashmir and Ladakh will win. Inshallah, definitely. Every Hindu, Muslim, Sikh, Isai is for this. That no question कि हमारे आप right ले लें, हमारे बच्चे से right ले लें, मेरे domicile right ले लें. Who the hell are you to take this away? बिल्कुल मुजफ्फर शाह साहब, आपने बिल्कुल जो अपने जज्बात जाहिर किए, यहाँ पे हम उनकी कदर करते हैं और ये तवक्को रखते हैं कि दिस बैटल विल बी वॉन बाय द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इवेंचुअली, इंशाल्लाह. सो अनुराधा जी से मेरा सवाल है, क्योंकि लास्ट राउंड चल रहा है, सो ब्रीफली मेरा सवाल है कि जैसे देखा जा रहा है, जो CAA का कानून लाया गया और जो रजीम है जिसका एक अलग ही अंदाज है गवर्नेंस करने का या अपनी पॉलिसीज लाने का, शॉक डॉक्ट्रिन जैसे कह सकते हैं, तो इज इट समहाउ लिंक्ड जो हमारा डोमिसाइल लॉ लाया गया है, क्या ये इसी अरेंजमेंट का हिस्सा, उसी फ्रेमवर्क का हिस्सा जिसके हिसाब से वो जो गवर्नमेंट है चल रही है? तो कैन वी लिंक CAA एंड डोमिसाइल लॉ? You can say this is the regional variation of that in some ways. At least agenda वही है कि किस तरह से मुस्लिम्स को एक लीगली तौर पे उनको डिसएम्पावर किया जाए और यू नो एंड मेकिंग हिंदूज तो एक नेचुरल सिटीजन है, बाहर से आप लोगों को लेके आ रहे हैं, आप जानबूझ के एम्बिग्विटीज रखते हैं लॉ में. अब आप एक चीज़ उसमें देख लेंगे, आपने कश्मीरी पंडित का, आपने डायस्पोरा का जिक्र किया, उसमें कहीं मेंशन है कश्मीरी माइग्रेंट्स और उनके बच्चे. अगर PRC होल्डर्स के लिए एक प्रोविजन है कि वो और उनके जो बच्चे हैं उनके लिए PRC will be the valid document for getting domicile certificate. तो एक अलग से क्लॉज कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स के लिए क्यों है? जो माइग्रेंट हैं, जो डिस्प्लेस हुए 90s में, वो तो PRC होल्डर्स हैं. अगर जो लोग अब्रॉड गए हैं, जैसे आपने बात की, तो
उनके जो बच्चे, उनके पास तो वो वैलिड पेपर्स नहीं है. आई मीन आई एग्री कि एज अ नेचुरल राइट दे आर परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, पर जब लीगली एक पोजीशन ऐसी बन जाती है, एक सिस्टम, एक कानून ऐसा बन जाता है जहां पे सरकार जो है ही इट बिकम्स अ लॉ अनटू इटसेल्फ. वो जो कहते हैं वो कानून है. दे डोंट गो बाय एनी प्रिंसिपल पोजीशन. तो उसमें एक बहुत दिक्कत आएगी. हमें एक रोमांटिसिज्म अच्छा है कि हम सब इकट्ठे हैं, सब बहुत लोग जो हैं ये अपोज कर रहे हैं दिल्ली दिल में. एटलीस्ट पर्सनल कॉन्वर्सेशंस में हमको सुनने को मिलता है कि कोई भी खुश नहीं है. ज्यादातर लोग इवन जम्मू में खुश नहीं है. लेकिन जब तक हम इस रोमांटिसिज्म से निकलने की जरूरत है, हमें ग्राउंड पे कोई एक हमारा एक्शन होना चाहिए. हमें आपस में कॉन्वर्सेशंस करने की जरूरत है, रास्ता और हल निकालने की जरूरत है कि किस तरह से, what are the innovative ways in which we can collectively raise our voice against what is happening. ये मैं इतनी नाउमीद भी नहीं हूँ, लेकिन हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर एक डिनायल मोड से निकलने की बहुत जरूरत है. एब्सोल्युटली. काफी इस टाइम पर ये है, लाइक दिस इज वेरी ऑब्जेक्टिव दैट वी हैव टू रियलाइज कि एस्पिरेशन या जो हमारी आइडियोलॉजिकल लीनिंग्स है वो एक तरफ, बट वी हैव टू आल्सो रियलाइज द रियलिटीज ऑन द ग्राउंड. कि अगर हम पॉलिटिक्स की भी बात करें कि वो कितना सर्कमवेंट हो चुकी है अभी, आपकी पॉलिटिकल स्पेस को कितना ज्यादा अभी रिस्ट्रिक्ट किया गया है. इवन अगर आप इफ यू ट्राई टू लाइक कम आउट politically, but then you also have to realize that you have certain limitations, so you can't go beyond that right now. सो उन चीज़ों को लाइक मद्देनजर रखते हुए आई थिंक एक क्रॉस सेक्शनल डिबेट हमारी सोसाइटी में, एक इंटरेक्शन, अब इस चीज़ पर खुल के बाहर आना, उस चीज़ पर बात करना, एक इंटरेक्शन इस चीज़ में होना, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है उस चीज़ की. एंड आई डू अग्री विद यू ऑन दैट. यहाँ पर मसला ये है कि हम ऑलरेडी 1.5 घंटा क्रॉस कर चुके हैं, जबकि वक्त बस 1 घंटे का था. एंड आई नो कि आप सबका वक्त बहुत कीमती है. आपने इतना वक्त दिया, हम लोगों को इतना ज़्यादा एजुकेट किया विद योर थॉट्स, विद योर ओपिनियंस. वी आर रियली थैंकफुल टू यू, बट अनफॉर्चुनेटली दिल नहीं कर रहा है. बट वील हैव टू कॉल इट अ रैप. हमें यहीं पर अपना प्रोग्राम उसका इख्तिताम करना पड़ेगा. उम्मीद यही है, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये हमारी जिंदगियों के साथ जुड़ा हुआ है. ये कोई ऐसा शुगल नहीं है आज किया चलो अब फिर अगले साल कभी और कर लेंगे. ये हमारी जिंदगी के साथ जुड़ा हुआ है, हमारी बहबूद के साथ जुड़ा हुआ है, हमारी कौम, हमारी कम्युनिटीज के साथ जुड़ा हुआ है. सो ये चलता रहेगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि दोबारा भी आप लोग हमें अपना कीमती वक्त दें और हमारे जो सारे लोग हैं उनको फर्दर एजुकेट करें इस चीज के बारे में. इससे क्या होता है कि एक होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू एक आम इंसान को मिलता है, क्योंकि जिस हिसाब का अभी हम वो एनवायरनमेंट देखते हैं, एक लेवल ऑफ कंफ्यूजन, एम्बिग्यूटी लोगों में है, एक वैक्यूम ऐसा क्रिएट हो गया है जहां पर इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन उस तरीके से नहीं पहुंच पाती है जैसे पहुंचनी चाहिए. एक मखसूस किस्म का आपको कम्युनिकेशन या मीडिया इस टाइम पे मिल रहा है, एक मखसूस किस्म का नैरेटिव मिल रहा है. उसी चीज में अब हम लोगों का यही इट वाज एन इनिशिएटिव कि हम कम से कम उस वैक्यूम को थोड़ा सा इस सेशन की वसादत से थोड़ा कॉम्पनसेट करने की कोशिश करें. ये पहल हमारी थी कि मुख्तलिफ जो तबके हैं हमारी सोसाइटी के, मुख्तलिफ जो सेक्शंस हैं हमारी सोसाइटी के, इंक्लूडिंग आवर पॉलिटिकल लीडर्स एज वेल, चाहे वो इलेक्शनिस्ट थॉट को बिलोंग करते हैं, चाहे वो बाकी थॉट्स को बिलोंग करें. हमारी कोशिश यही रहती है कि वी ट्राई टू ब्रिंग देम ऑल ऑन वन पैनल एंड सी कि वो किस चीज़ पर या जो इश्यूज हमें कंसर्न करते हैं उन पे उनकी राय क्या है, ताकि पूरे समाज को पता चले कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं. कोई चीज़ अगर हो रही है, क्या मुझे जो बताया जा रहा है मीडिया में कि ये कुछ 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट्स, 1 या 2 लोगों की बात है, या पूरी जो नब्ज़ है इस कौम की शायद एक ही तरीके से धड़क रही है. उम्मीद यही है कि इन्फॉर्मेशंस जो है वो डिफ्यूज हुई हों, डेमोक्रेटाइज हुई हों, और हम बस यही दुआ कर सकते हैं कि सब बेहतर हो जाए. लेकिन उसके लिए भी ग्राउंड पे थोड़ी हरकत करना, थोड़ा एक्शन लेना, वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है. और एंड द ओनस शिफ्ट्स टू यू. You are the representatives of the people, and we have high hopes on you, and all the best to all of you. The Silent Tamaman Koishrin,
वारिया शुक्रिया तुई जुड़े वनस तामत सतन उम्मीद तह अजिक प्रोग्राम ते असल लोगमत अगर तुम सन पहल असल लजू प्लीज अस वनु तुम कमेंट्सन मज अस करू तुम मैसेजेस पन्ने तो दोबारा आइंदिक प्रोग्राम क्या गसन आसिन वो भी हमें बता दीजिए। रूजू अल्लाह ताला सवाल। अस्सलाम वालेकुम।